गिव योर क्रैक योर अटेम्प्ट, एंड ऑफ एवरीथिंग इफ इट इज द मोमेंट यू टच फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ। उसके बाद आपको कोई भी टाइम पास करने के लिए, अभी तक मैं तुमको ये भी बोलता था कि भैया कभी हफ्ते में निकाल के मूवी भी जाओ, टाइम निकाल के बाहर डिनर के भी जाओ, पार्टी करने दो, तुम्हारी मर्जी, पर एवरीथिंग हैज टू बी बैलेंस्ड। मैंने बोला, मैंने उस दिन उसका बर्थडे था कशिश का, मैंने बोला दिन भर मेहनत कर दो, अर्न योर ब्रेक। छुट्टी है तुम्हारी, शाम को छुट्टी है, तुमको बर्थडे मनाना है, दिन भर मेहनत कर लो, शाम को ना कंफर्ट लगेगा कि भैया अच्छा लगेगा कि मेरा पूरा टूडू हो गया, मैं खुश हूं। टूडू अधूरा छोड़ के जाओगे, कसम से पार्टी एंजॉय नहीं करता। सो माय पॉइंट इज राइट नाउ इट इज टाइम दैट एवरी टीचर एंड एवरी गुड स्टूडेंट हैव पुट देयर स्टडीज इन 6th ईयर। 6th ईयर आ चुका है और सबका फुल स्विंग में चल रहा है कि भैया मेरे को ग्रुप 1 अभी संभालना है, तुम अगर नहीं संभाल रहे हो, टपरीबाजी कर रहे हो, छोड़ दो भैया, वरना ये अटेम्प्ट ऐसा है तुम मन में लिख के चलो 100 में से 10 बच्चा पास, 90 फेल, कोई तो कारण होगा ना। ऐसा थोड़ी है कि सब 90 गधे होते हैं, तोप से तोप बच्चा फेल हो जाता है। वो ना पूछते रह जाते हैं सर मैं तो 12th में इतना बड़ा राजा था, हाँ मेरे टीचर तो मेरे को एकदम सिर पे चढ़ा के बैठे थे, मैं कैसे फेल हो गया? क्योंकि तूने ये नहीं समझा कि सीए इज अबाउट एक्सट्रीम हार्ड वर्क, इट इज नॉट अबाउट हाउ टैलेंटेड यू आर। एक बंदा बहुत, मैंने पहले भी बोला तुमको, बहुत तेज अगर शाना है, मेहनत नहीं करेगा, फेल हो जाएगा। एक बंदा गधा है, दिन रात पढ़ लेगा, रैंक आ जाएगी। तुमको मैंने बोला था ना, लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर। रोहित सोनी, एआई 1 इन फाउंडेशन, एआई 2 इन सीए फाइनल, कंसिस्टेंसी शोज दैट लैंग्वेज डजंट मैटर। उसने किसी को पकड़ के नहीं पूछा, तू बता मैं कैसे करूं, उसने कर लिया, उसकी ताकत थी, उसने दिन रात पढ़ के उसने कर लिया। हमने देखा था कि जब कॉस्टिंग की पढ़ाई करते थे और हम लोगों को क्लास में 10 क्वेश्चन कराते थे, 5 होमवर्क देते थे और 5 इग्नोर हो जाता था। हम वो बच्चे थे जो 10 क्लास में करते थे, 5 होमवर्क कभी कर लेते थे, हम पास हो गए। वो बच्चा था जो 10 क्लास का 5 होमवर्क का 5 जो नहीं करवाया वो करके सर से डाउट पूछ के क्लोज करता था, रैंक आ गया। तुम कौन से बच्चे हो जो 10 क्लास वाला भी आधे मन से कर रहे हो? जो हो उनको बोलो कि भैया कैसे, फिर ये तो है ना कि जिस बंदे ने 10 के ऊपर 5 होमवर्क भी कर लिया वो तो जीत रहा है ना तुमसे, और तुम्हारा तो सिंपल है टॉप 10%। विल विन, आर यू इन द टॉप 10%? नॉट ऑफ दिस क्लास, नॉट ऑफ दिस क्लास ऑफ होल इंडिया। ऐसा नहीं पुणे का अलग से 10% दे देते हैं, दिल्ली का अलग, पूरे इंडिया का 10%। तो तुम सोचो जो बंदा मुंबई में बैठ के पढ़ाई कर रहा है, बच्चा दिल्ली में बैठ के पढ़ाई कर रहा है, बच्चा घर में बैठ के पढ़ाई कर रहा है, दिन रात से पढ़ाई कर रहा है, ना उसको कपड़े धोने की टेंशन, ना उसको बर्तन धोने की टेंशन, उसका पूरा एनर्जी पढ़ाई में जा रहा है, तो उसको कैसे टक्कर दोगे? 1 घंटा कम सोगे। मेरी सिचुएशन क्या है, कपड़ा बर्तन धो रहा हूं, ठीक है, 1 घंटा कम सोऊंगा, रोऊंगा नहीं कि भैया उसको तो इतना कंफर्ट है, मेरे को नहीं। बहुत सारे बच्चे जिनको नहीं भी है वो भी रैंक लाएंगे, तुम देख लेना। जो बच्चों को तुमसे दोगुना ज्यादा काम है वो शायद घर वालों को भी अपने संभाल रहे होंगे, वो रैंक ले आएगा, क्योंकि इच्छा, इट इज ऑल अबाउट इंटेंट और कुछ भी नहीं। वापस आ जाओ सर, यहां देखो, वापस आ जाओ, नहीं तो तुम तो आंखों से आंखें मिला के जो मेरे को गो अहेड देते रहते हो ना, हां डीपीटी 1 फॉर्म दिखाता हूं, पहले दिखा देता हूं भाई, गोदरेज डीपीटी। राजा ये देखो, ये देखो सर, ये पहली दीप्ति, पहला दीप्ति देखो भैया क्या लिखा है, सर्कुलर और सर्कुलर इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट इनवाइटिंग डिपॉजिट। आप सर पढ़ो, सर्कुलर इनवाइटिंग डिपॉजिट। सर 20 द एडवर्टाइजमेंट शैल बी वैलिड टिल 30th सितंबर और द नेक्स्ट एजीएम व्हिच इज अर्लियर। राजा तूने बोला, दिखाता हूं, पहले दिखा देता हूं भाई, गोदरेज डीपीटी, राजा ये देखो, ये देखो सर, ये पहली दीप्ति, पहला दीप्ति देखो भैया क्या लिखा है, सर्कुलर और सर्कुलर इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट इनवाइटिंग डिपॉजिट। आप सर पढ़ो, सर्कुलर इनवाइटिंग डिपॉजिट। सर प्रोस्पेक्टस नहीं लिखा, क्या लिखा, सर्कुलर। कौन सा फॉर्म, डीपीटी 1। राजा गोदरेज के बारे में है, स्टार्टिंग में कंपनी का कुछ कुछ बोला है, पर यहां पे देखो बहुत कंपनी का बेसिक्स दिया है, मैनेजमेंट में कौन है क्या नहीं है। यहां पे देखो लिखा है डिटेल्स ऑफ डिफॉल्ट इंक्लूडिंग द अमाउंट इन्वॉल्व इन द ड्यूरेशन ऑफ डिफॉल्ट। अगर अभी तक कंपनी ने कोई डिफॉल्ट किया है, सीधा बैठो सब लोग, हेलो। सर मैं हेलो बोलूंगा, आप लोग सब हेलो बोलोगे, ठीक है? मैं बोलूंगा हेलो, आप बोलोगे हेलो, हेलो हेलो हाय। ये तो कोड इनवैलिड हो जाना चाहिए था ना, हेलो बोलने पे हेलो बोलना था, हाय पे हाय क्यों बोल रहे हो? इधर देखो सर, डिफॉल्ट हो गया, डिफॉल्ट के बाद अमाउंट इन्वॉल्व, मेरी बात ध्यान से सुनना, स्टैट्यूटरी ड्यूज। सर इन्होंने क्या लिखा भैया, आज तक मैंने कोई डिफॉल्ट नहीं किया, ना तो मैंने स्टैट्यूटरी ड्यूज का कोई डिफॉल्ट किया, ना डिबेंचर का कोई डिफॉल्ट, और ना किसी लोन का डिफॉल्ट। क्योंकि भैया अगर तूने ये सब डिफॉल्ट किया है तो तू कहां से डिपॉजिट लेगा, तू नहीं ले सकता। अब देखो सर, सबसे इंपॉर्टेंट राजा, पासिंग ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन। और सर बोर्ड रेजोल्यूशन तो कहीं नहीं लिखा था ना, अरे बोर्ड रेजोल्यूशन हमेशा होता है। उसके बाद क्या लिखा है, डेट ऑफ पासिंग रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग। सर अगर आप सिर्फ मेंबर्स के पास जा रहे हो तो ओआर से काम चल जाएगा, पर अगर आप पब्लिक के पास भी जा रहे हो तो एसआर लगेगा। लेकिन अगर 181C के लिमिट के अंदर है तो आपको ओआर लगेगा। ओके सर, आगे देखो सर क्या लिखा है, टाइप ऑफ डिपॉजिट वेदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, या अनसिक्योर्ड है, मतलब यहां पे आपको कोई टेंजिबल एसेट की सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है। पॉइंट इधर देखो स्क्रीन पे, पॉइंट नंबर 4, सर अमाउंट विच द कंपनी कैन रेज बाय वे ऑफ डिपॉजिट। सर एज पर द रूल्स वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। पहला, अमाउंट विच द कंपनी कैन रेज एज पर एक्ट्स एंड द रूल्स ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस शीट। पहला, डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स। सर ये लिमिट देखो 893 और 357। सर जरा देखना तो कि ये अगर 35% है, आपको पता है पब्लिक और मेंबर में स्प्लिट क्या होता है, 25% और 10%। जरा देखो तो ये स्प्लिट मैच कर रहा है क्या रहे, 25:100 का रेशियो नहीं दिख रहा है तुमको?
एक लगभग दिख रहा है ना, पर तुम देखो मैक्सिमम लॉ का जो लिमिट है, तुम मेरे को बताओ अगर ये है तो मैं तुमसे पूछूं पेड अप शेयर कैपिटल टोटल क्या डॉट 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 क्या होगा, टोटल डॉट 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 कितना रहा होगा? कोई 1251.57 डिवाइडेड बाई 35% कर दो, कितना आ रहा है कैलकुलेटर में राजा कशिश? 1251.57 3575 राजा, ये आपका डॉट 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 है। इसका 25% पब्लिक से लिया, 10%, अच्छा मैं भी कर सकता था यार, शिट, ये 357.59 ये 10% है, तो 3575.9 100% आ जाता है, पर कोई बात नहीं सर। ये इसका 25%, इसका 10% और इसका 35%, मतलब टोटल 35%। मैं पब्लिक से कितना लेगा? इतना। शेयर होल्डर से कितना लेगा? इतना। मतलब लिमिट प्रैक्टिकल लाइफ में चेक किया जा रहा है सर। आगे देखो क्या लिखा है सर, एग्रीगेट ऑफ डिपॉजिट एक्चुअली होल्ड, ये सब जरूरी नहीं है। अब देखो टर्म्स ऑफ रेजिंग डिपॉजिट, आप पैसा जो ले रहे हो उसके क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, ये देखो राजा। ये फिक्स डिपॉजिट है जिसपे आप कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हो? 7.1%। सर ये सर्कुलर आया था 2020 में, तब 7.1% और 7.25% वाज अ गुड डील। तब आपका बैंक दे रहा था 6%, आज आपका बैंक 7.1% 7.25% दे देता है, तो तब ये अच्छा डील था कि आपको 7.1 और 7.25 2% क्यों है सर? सर ये अगर एट द एंड ऑफ ईच कैलेंडर मंथ है, अगर इंटरेस्ट दे रहे हो और ये हाफ ईयरली दे रहे हो, तो हम आपको हाफ ईयरली में ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं। आगे देखो राजा, आगे देखो, proposed time schedule mentioning the date of opening of the scheme and the time period for which the circular is valid. सर वैलिडिटी क्या होती है सर्कुलर की? 6 months from the close of financial year or date of AGM or last due date of AGM, whichever is earliest. यहाँ पे देखो सर, the company accepts from public. This is a statutory advertisement issued by the company pursuant to section 73 and 76 shall be effective from 1st October 2020. AGM whichever is earliest. यहाँ पे देखो सर, the company accepts from public. This is a statutory advertisement issued by the company pursuant to section 73 and 76 shall be effective from 1st October 2020. The advertisement shall be valid till 30th September or the date of the company's next AGM whichever is earlier. राजा तूने बोला था ना कि 3 टाइमलाइन में से 2 होता तो भी चलता। 3 टाइमलाइन क्या था? 6 months फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर, एजीएम और लास्ट ड्यू डेट। तूने बोला लास्ट ड्यू डेट का कोई रेलेवेंस नहीं है। यहां पे देखो इन्होंने क्या लिखा है, या तो तेरा वैलिडिटी होगा 30th सितंबर तक यानी कि 6 months, और द डेट ऑफ द कंपनीज नेक्स्ट एजीएम। उसने वो लिखा ही नहीं लास्ट ड्यू डेट ऑफ एजीएम, क्योंकि प्रैक्टिकली उसका कोई रेलेवेंस। अबे सुन रहे हो क्या? सुन रहे हो क्या? ये सर ये हो गया आप लोगों का वैलिडिटी। उसके अलावा सर देखो क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन्ड किससे लिया इन्होंने? क्रिसिल से। क्रिसिल भी एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी और रेटिंग क्या है? FAA प्लस। अब मेरे को क्या पता भाई FAA प्लस क्या होता है, तो नीचे समझाएगा मीनिंग ऑफ द रेटिंग ऑब्टेन्ड। कहते हैं क्या लिखता है? द रेटिंग इंडिकेट्स दैट द डिग्री ऑफ सेफ्टी रिगार्डिंग टू टाइमली रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल इज स्ट्रॉन्ग एंड सच रेटेड इंस्ट्रूमेंट कैरी वेरी लो क्रेडिट रिस्क। मतलब क्या तेरा पैसा वापस नहीं मिलेगा, इसका रिस्क बहुत कम है और तेरा क्रेडिट रेटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो FAA प्लस इज गुड। तो आप इसमें क्या कर सकते हो? इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब ये रेटिंग हर साल करवाएगा और करवा के ROC को फॉर्म DPT 3 के साथ जमा करेगा। अरे समझे क्या? उसके बाद क्या लिखा है सर? बाकी सब चीजें वही है सर। आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट का डिटेल क्यों देना पड़ेगा प्रवीण? क्योंकि सर आप सर्कुलर के साथ एक स्टेटमेंट लगाते हो जिसमें फाइनेंशियल पोजीशन, क्रेडिट रेटिंग, आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट, नंबर ऑफ डिपॉजिटर सब लिखते हो। ये देखो अमाउंट आउटस्टैंडिंग, टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर 19,848, देख रहे हो? उसके बाद सर फाइनेंशियल पोजीशन, जो आप स्टेटमेंट देते हो फाइनेंशियल पोजीशन का, पूरा फाइनेंशियल पोजीशन दे रखा है। और उसके बाद आगे क्या लिखा है सर? देखो डिक्लेरेशन बाय डायरेक्टर, ये एक्स्ट्रा है। और सर लास्ट में इन्होंने साइन किया। कितने लोग साइन करते हैं सर? मेजॉरिटी। देखो भैया यहां पे इसने साइन नहीं किया। अगर प्रोस्पेक्टस होता तो ये पब्लिक में नहीं आ पाता, पर प्रोस्पेक्टस नहीं है ना तो चल गया, इसने सिग्नेचर नहीं किया है। आगे देखो सर, डेलॉइट, जहां मैं जाता हूं वहीं। डेलॉइट सर, डेलॉइट कौन है? स्टैट्यूटरी ऑडिटर। क्या लिख के देगा ये? सर्टिफिकेट बाई स्टैट्यूटरी ऑडिटर की या तो कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ है, और यदि हुआ था तो उसको सुधारे 5 साल हो गया। ये देखो भैया
क्या लिखा है इसने लास्ट में? लास्ट लाइन पढ़ो, लास्ट लाइन सीधा, ओपिनियन। इसने लिखा है बेस्ड ऑन आवर एग्जामिनेशन एज स्टेटेड अबव एंड अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन एंड रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइडेड टू अस, जो भी हमको मिला उसके बेसिस पे हम अपना ओपिनियन बता रहे हैं दैट द कंपनी हैज नॉट कमिटेड एनी डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट और इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच डिपॉजिट। कंपनी ने कोई डिफॉल्ट किया नहीं है। और एक इनका लैंग्वेज देखना क्या लिखा है, ऑन सच डिपॉजिट्स आगे लिखा है एंड दैट देयर वर नो डिफॉल्ट्स दैट हैड टू बी made good as on 31st March 2015, 16, 17, 18, 19, sorry 19, 20। कितने साल का सर? इन्होंने 6 साल का क्या लिखा? इन्होंने इनका लैंग्वेज अलग लिखा। इन्होंने क्या बोला? कंपनी ने कोई डिफॉल्ट किया नहीं है और पिछले 6 साल में कोई डिफॉल्ट गुड करने की जरूरत भी नहीं पड़ी है। इसका मतलब ये कि अगर गुड कर भी दिया होता तो उसको सुधारे 5 साल हो चुका है। तो सर रिश्ता वही, सोच नहीं। सर इन्होंने शब्द बस बदले, पर अपने को ये शब्द याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम क्या बोलेंगे? डिफॉल्ट नहीं हुआ है और अगर हुआ है तो उसको सुधारे 5 साल से ऊपर हो चुके हैं। अरे समझे क्या सर? ये देखो रियल लाइफ में डेलॉइट का सर्टिफिकेट लगा। एक गेस मारो सर, ये साइन किसने किया? इनके जिन एक पार्टनर है डेलॉइट के बिहाफ में। मेरे को एक गेस मार के बताओ, ये इतने से सर्टिफिकेट का कितना पैसा लिया होगा डेलॉइट ने? सर कम से कम 3 लाख करोड़ रुपए। क्या बोलते हो रे? 2 पेज का सर्टिफिकेट है, 15 मिनट का टाइम है। सर 3 लाख रुपए लिए होंगे, कम से कम 3 लाख रुपए स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने लिया होगा। और ये काम किसने किया होगा पता है? आर्टिकल। चार्टर्ड अकाउंटेंट के नीचे जो रहता है आर्टिकल, कितना सर उसको मिलता है? 15,000 रुपया, वो भी 3rd ईयर में। और ये पर मंथ है, हाँ, और ये पर असाइनमेंट है। तो इस बंदे ने अपना 1 दिन लगाया। इसके 1 दिन की वैल्यू कितनी है सर? 500 रुपया। कैसे? 15,000 रुपए 30 दिन का, तो दिन का 500 रुपया। 500 रुपए का काम। और दिस इज बिजनेस, दिस इज बिजनेस। समझे क्या भाई? ऐसा हल्के में क्या ले रहे हो सीए को? इसको बोलते हैं कि सिग्नेचर के पैसे मिलते हैं, क्योंकि काम तो आर्टिकल कर रहे हैं ना। तुम समझे? आज सिग्नेचर के पैसे मिलते हैं मतलब आर्टिकल को नहीं, पार्टनर को मिलते हैं, काम आर्टिकल से करवा लेते हैं। आ जाओ सर इधर। अब तो तुम भी डिपॉजिट का सीख लिए ना। क्या जाके चेक क्या करना है ना, कंपनी ने कितने डिपॉजिट लिए, ड्यू डेट क्या था, ड्यू डेट में पेमेंट हुआ क्या? पेमेंट हुआ कैसे चेक करोगे? बैंक स्टेटमेंट से। मैंने तुमको 3 लाख रुपए का नॉलेज दिया, पर तुमको मिलेंगे उसके कितने? 500 प्लस आने जाने का खर्चा। मजे हैं भाई उसमें तो। चलो आ जाओ सर क्वेश्चन बैंक में प्लीज। तुमको मैं क्वेश्चन बैंक कराने वाला था, तुम लोग मेरे को डीपीटी में घुसवा दिया। सर आपको सब अभी याद आएगा? क्वेश्चन बैंक खोलने और क्या बोला था ये? खोज भाई खोज। क्वेश्चन बैंक ने बोला 10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएगा। लगे तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 अजीत सिंह का, तो पहले ये देख क्वेश्चन नंबर 1 से मेरी बात सुनो। आशीष लिमिटेड हैविंग नेटवर्थ ऑफ 80 करोड़ एंड टर्नओवर ऑफ 30 करोड़। मैं क्वेश्चन पे एग्जाम हॉल में ही क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, मेरे को लग रहा है नेटवर्थ बोला भाई सीएसआर का प्रोविजन होगा। वहां पे भी तो नेटवर्थ था। लिमिट अलग बात है कि तुमको याद है, पर तुम बताना मत ना। ना ना मेरे को भी, तुमको भी याद है, मैं बताऊंगा नहीं, अपन अग्रीमेंट है। तुमको याद है पर तुम बताना मत। सर नेटवर्थ 80 करोड़, टर्नओवर 30 करोड़, वांट्स टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। ओहो, अदर देन इट्स मेंबर। ओहो, पब्लिक से भी लेना चाहते हैं। रेफर टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, स्टेट द कंडीशंस and the procedure to be followed for accepting deposit from public other than its member। मतलब मेंबर के अलावा भी किसी पब्लिक से पैसा लेना चाहते हो तो क्या बनना पड़ेगा? ईपीसी, नेटवर्थ, टर्नओवर, एसआर की ओआर और आरओसी के पास रजिस्ट्रेशन। एसआर भेज देना। मेरी बात सुन भाई, एसआर की जगह लगेगा ओआर अगर 181C के लिमिट के। सर ये हो गए कंडीशंस। प्रोसीजर क्या होगा? पब्लिक से पैसा ले रहे हैं, सर्कुलर इशू करना पड़ेगा। उसमें जो तुमको याद है वो लिख देना कि भैया स्टेटमेंट लगा देना जिसमें तू फाइनेंशियल पोजीशन ये सारी चीजें बता देना। तू उसको इशू कर देना न्यूज़पेपर में पब्लिश करके और वेबसाइट में डाल के। मेंबर्स को भेजना नहीं पड़ेगा। सर क्या तुम ये लाइन लिखोगे कि देख मेंबर्स को नहीं भेजना क्योंकि पब्लिक है? भैया ज्यादा ज्ञान जो तुम्हारे समरी नोट्स में ना दिखे ना वो तुम अपने आंसर में मत लिखना। जो तुम्हारे समरी नोट्स में ना दिखे तुम उसको अपने आंसर में मत लिखना। भैया समझाने मत लग जाना कि क्यों पब्लिक नहीं देंगे। क्यों? बोले मेरे को ये आता है और मेरे को 2 पेज का तो आंसर लिखना है, ये 4 मार्क्स का है, और इसके बाद मेरे को 2 लाइन का कंटेंट आता है, तो बाकी बीकॉम।
सर तो आप क्या लिखोगे? स्टेटमेंट के बारे में लिखोगे, आप लिखोगे फाइनेंशियल पोजीशन वगैरह, उसके बाद आप क्या लिखोगे कि भैया इशू कर देना, रजिस्ट्रेशन करवा लेना, 30 डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा लेना, साइन करवा लेना, मेजॉरिटी जो जो याद आए। सर 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा ना, तो आप तब तक लिखना जब तक 1.5 से 2 पेज ना भर जाए। तो हाँ 1.5 पेज ना, अबे बहुत कम होते हैं 1.5 पेज। तुम्हारे नॉर्मल नोट्स के 1.5 पेज नहीं है, तुम्हारे नोट्स में जो आधा पेज होता है ना, उसका 1 पेज होता है आपके आईसीआई के बुक का। सर देखो क्या लिखा हुआ है, रेलेवेंट प्रोविजन। सर मैं आपको क्या बता रहा हूं, इसने आंसर कितना लिखा उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मेरे को फर्क किससे पड़ता है, इन्होंने लिखा है स्टेट द कंडीशंस एंड प्रोसीजर टू बी फॉलो। अब ये आरटीपी का है, इनकी जितनी मर्जी ये लिखेंगे, पर मेरे को इसके आगे मार्क्स चाहिए होगा। आरटीपी में मार्क्स नहीं होते, मेरे को मार्क्स चाहिए होगा, मार्क्स के बेसिस पे मैं डिसाइड करूंगा। लिख पढ़ो सर क्या लिखा है। As per section 76, a company having net worth of 100 crore or more, turnover of 500 crore or more can accept deposit provided अलग अलग कंडीशन है सर। आप बस इतना लिखोगे, पहले आप लिखोगे डेफिनेशन ऑफ एलिजिबल पब्लिक कंपनी। इधर सुनो, जब आप डिपॉजिट का क्वेश्चन बैंक डीपीक्यू लिखोगे ना, तो आपका आंसर इससे मैच नहीं करेगा। आप चिंता मत करना, जब तक आप अपने हिसाब से सही आंसर लिख रहे हो, इट इज ऑल राइट। यहां पे मैं चुपचाप अच्छे से एलिजिबल पब्लिक कंपनी लिखूंगा। ये जितना बकवास किया ना, मैं लिखूंगा इन ऑर्डर टू टेक डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक अ कंपनी नीड्स टू बी एलिजिबल पब्लिक कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट। एलिजिबल पब्लिक कंपनी मींस पॉइंट नंबर 1 हैविंग अ नेटवर्क टर्नओवर, पॉइंट नंबर 3, ऐसा ढंग से लिखूंगा जैसे मेरे को भी पढ़ते बने भाई। उसके बाद क्या लिखा है, प्रोवाइडेड दैट सच कंपनी हैज टू ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग। ये तो रह ही गया सर। पब्लिक कंपनी में सबसे पहले आपने क्रेडिट रेटिंग का पॉइंट पढ़ा था, और 3 पॉइंट और थे कि हर साल लेना, आरओसी को भी देना, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग होना चाहिए। उसके बारे में सर इन्होंने यहां पे पूरा लिखा होगा। उसके बाद क्या लिखा है, प्रोवाइडेड दैट एवरी कंपनी शैल ऑब्टेन सिक्योर डिपॉजिट विद इन 30 डेज ऑफ एक्सेप्टेंस, क्रिएट अ चार्ज ऑन सच एसेट। सर ये क्या क्रिएट कर रहे हो आप, चार्ज क्रिएट कर रहे हो। कंक्लूजन, सिंस आशीष लिमिटेड हैज अ नेटवर्थ ऑफ दिस एंड दिस, वो पब्लिक कंपनी से पैसा नहीं ले सकता, पब्लिक से पैसा नहीं ले सकता क्योंकि लिमिट से कम है। क्या नोट लिखा है, क्रक्स क्या है, कंडीशन फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, नेटवर्थ और ये सब है, बस बेसिक कंडीशन है। राजा सुनो मेरी बात, जब भी सेक्शन 76 का क्वेश्चन आए ना, सबसे पहले एलिजिबल पब्लिक कंपनी का पॉइंट, दूसरा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का पॉइंट, और तीसरा असेट पे चार्ज का पॉइंट। ये तीनों लाइन से लिख देना। जब भी कभी एलिजिबल इस पे क्वेश्चन आए तो ये तीनों पॉइंट्स लाइन से लिख देना, क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स ना सेक्शन 76 में सबसे पहले लिखे हैं। उसके अलावा बाकी सब बातें कहां पे लिखी गई है, रूल्स में। तो जब आप सेक्शन 76 का रेफरेंस दो, तो मैंने नोट्स में भी दोनों पॉइंट तो लिखवाए हैं साथ में, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट। तो अभी तीनों पॉइंट को साथ में लिख दोगे, रेफरेंस के लिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है सर, स्टेट ट्रू और फॉल्स। वेरी गुड। XYZ Private Limited may accept deposit from its member to the extent of 60 lakhs if the aggregate of ... is 60 lakhs. बोल रहा है प्राइवेट कंपनी के लिए लिमिट 100% है क्या? सर एक तो मेंबर से पैसे लेने की बात हो रही है, तो सेक्शन 73 मैक्सिमम लिमिट क्या था 35%, पर प्राइवेट कंपनी के लिए क्या है 100%। 2 एक्सेप्शन दे, स्टार्टअप कंपनी और ट्राई कंपनी, वो सब कुछ नहीं पूछा है। पूछा बेसिक प्राइवेट कंपनी क्या 100% ले सकती है, द आंसर इज यस। दूसरा गवर्नमेंट कंपनी, मतलब एलिजिबल गवर्नमेंट कंपनी का लिमिट क्या था 35%, विच इज एलिजिबल cannot accept deposit from public exceeding 25% of ... सही है कि गलत है? फॉल्स है सर। एलिजिबल गवर्नमेंट कंपनी के लिए तो हमने स्प्लिट किया ही नहीं था, उसके लिए तो हमने एग्रीगेट लिखा था 35%, हमने उसको स्प्लिट किया नहीं था। स्प्लिट कहां पे किया था, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, तो इसके लिए 25% नहीं 35% होना चाहिए। सर कितना इजी है, देख रहे हो कितना इजी है। एक बार अटेम्प्ट में आए, बाकी 2 बार आरटीपी एमटीपी में आए, और आईसीआई मॉड्यूल में अभी भी ये क्वेश्चन है। तो तुम देखो पहले वाले का आंसर क्या है, ट्रू, दूसरे वाले का फॉल्स। और मैंने सर नीचे ना इन चैप्टर्स के लिए क्रक्स डाल रखा है, ताकि एग्जाम के पहले तुम ये क्रक्स मतलब समरी पढ़ के आगे बढ़ सको। समरी क्या है, मेंबर से ले रहे हो तो नॉर्मल कंपनी 35%, प्राइवेट कंपनी 100%, और अगर पब्लिक से ले रहे हो तो नॉन गवर्नमेंट कंपनी 25% और गवर्नमेंट कंपनी 35%। क्यों पब्लिक से ले रहे हो तो यहां पे मेंबर से लोगे तो कितना हो जाएगा 10%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। वृंदा इज अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग ऑरेंज एंड स्ट्रॉबेरी कैंडीज फॉर किड्स. Now the company wants to expand its business and start manufacturing or 10 more candies. ठीक है, the company has issued 1 crore through the issue of NCD, not constituting charge on the asset of the company. मतलब unsecured है और listed भी है. Unsecured है पर listed है. सर डिबेंचर जो unsecured है listed है, क्या उसको डिपॉजिट माना जाएगा? सर ये वो वाला पॉइंट है, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स वाला. अगर अनसिक्योर्ड नहीं है, कन्वर्टेबल नहीं है, मतलब अनसिक्योर्ड है और नॉन कन्वर्टेबल है, पर अगर लिस्टेड है तो उसको क्या नहीं मानेंगे, उसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे. तो ये सिर्फ एक एक्सेप्शन पे खेल है, जहां पे सर नीचे देखो क्या लिखा है, देखो कैसा लिखा है, एज पर सब क्लॉज दिस ऑफ रूल दिस ऑफ दिस. तो एक चीज समझना पड़ेगा सर, आपका जब भी वो 16 पॉइंट में से क्वेश्चन आए ना, तो आपको रूल 2 का रेफरेंस दे दोगे तो अच्छा रहेगा. इसलिए मैंने नोट्स में आपके रूल 2 लिखवा भी रखा है. रूल 2 ऑफ द कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स 2014.
बहुत कम रूल्स याद करेंगे, पर जब अपने को पता है भाई 16 पॉइंट है, उसमें से एक पे क्वेश्चन आ सकता है, तो अपन रूल 2 क्यों नहीं याद कर ले? रूल 2 ऑफ रूल नहीं याद भी आया तो एज पर कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स 2014 क्या लिखा है सर? अमाउंट रेज्ड बाय इशू ऑफ नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर नॉट अमाउंटिंग टू चार्ज ऑन द एसेट, मतलब अनसिक्योर्ड है, एंड लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एज पर एप्लीकेबल रेगुलेशंस आर नॉट कंसीडर्ड एज डिपॉजिट। राजा ये पूरा लैंग्वेज ना अपने मन से मत लिखना, अनसिक्योर्ड नॉन कन्वर्टिबल, ये पूरा क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ये भैया एग्जाम का क्वेश्चन है, देख लो तुम, मजाक नहीं है। मई 2018 का क्वेश्चन है ये, और मई 2017 में भी आया था ओल्ड सिलेबस में। आगे बढ़ो सर। एन्यूमरेट द अमाउंट व्हिच व्हेन रिसीव्ड बाय द कंपनी इन ओसीओबी आर नॉट कंसीडर्ड एज डिपॉजिट। 7 पॉइंट सर, आईसीआई मॉड्यूल एमटीपी 1 लेटेस्ट एमटीपी है, ये पिछले ही साल का एमटीपी है, और इन्होंने 7 के 7 पॉइंट लिखे, प्लस वो 3 पॉइंट वाला एक्सेप्शन भी लिखा है कि अगर तुम्हारा सीज टू लाइसेंस खत्म हो गया तो रिफंडेबल हो गया तो तुरंत रिफंड करो। सर ये पूरे पॉइंट्स लिखने हैं सर, इसको आपने स्क्रिबल में लिख लिया है, तो आप लोग एक बार जब फेयर में उतारो तो ढंग से उतार लेना, तो आपको डीपीक्यू में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर क्वेश्चन नंबर ए को मार्क कर लो अभी के लिए, ए कैटेगरी, बी को ए कैटेगरी क्योंकि लिमिट्स तब तुमको याद नहीं रहेंगे, सी को आप मार्क कर लो सी कैटेगरी, 3 को मार्क कर लो सी कैटेगरी, और डी को मार्क कर लो सी कैटेगरी। 3 और 4 को सी कैटेगरी मार्क कर लो, 3 और 4 को सी कैटेगरी। क्यों सर? क्योंकि आपको ना समरी नोट्स में उस कॉन्सेप्ट के बाजू में क्वेश्चन का रेफरेंस मिल जाएगा, मतलब तुमको पता है एग्जाम में आया, तो तुम्हारा ध्यान ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन सर, स्टेट द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय कंपनीज एक्सेप्टेंस फ्रॉम इट्स मेंबर अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, व्हाट आर द एग्जेम्पशंस अवेलेबल। क्या लिखा है? प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर, और उसके एग्जेम्पशंस बताओ अवेलेबल टू प्राइवेट कंपनी। सर एक देखो, आईसीआई मॉड्यूल का नवंबर 18 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो सर आपको यहां पे क्या मैटर करेगा, कितने मार्क्स का है? मान लो सर यदि मैं कहूं ये 4 मार्क्स का है, कितने का है? 4 मार्क्स का, नवंबर 2018, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब बता भाई क्या लिखोगे? सर मेंबर से बात है, मतलब सेक्शन 73 की बात है, सेक्शन 73 का सबसेक्शन 1 लिखूंगा क्या, जो क्या कहते हैं पब्लिक से पैसा तभी लेना जितना हम बोलेंगे, उसके अलावा मत लेना। वो मेरे को लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बात हो रही है मेंबर्स की। तो सर मैं लिखूंगा ओआर पास कर, सर्कुलर इशू कर, उसमें स्टेटमेंट क्या होगा, उसमें इशू क्या होगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, साइन कौन करेगा सर। उसके बाद मैं लिखूंगा तेरे को स्टैट्यूटरी ऑडिटर का सर्टिफिकेट लगेगा, तेरे को डिपॉजिट रिडेम्पशन रिजर्व भी बनाना पड़ेगा, और लास्ट में अगर सिक्योर डिपॉजिट है तो टैंजिबल एसेट पे चार्ज क्रिएट कर देना, पर अगर पार्टली सिक्योर किया तो उसको अनसिक्योर मानेंगे। ये 5 पॉइंट लिख दूंगा मैं, फिर बोलूंगा जो ऊपर के 4 पॉइंट है कौन से, यही जो सर्कुलर इशू करना, रजिस्ट्रेशन करवाना, ऑडिटर का सर्टिफिकेट, डीआरआर, ये सब नहीं एप्लीकेबल होगा अगर तू प्राइवेट कंपनी है, जो ए बी सी है ट्राइप्राई कंपनी, ट्राइप्राई के 3 कंडीशन, ये सब मैं लिखूंगा। इन्होंने क्या लिखा, मेरे को क्वेश्चन क्या पूछा, प्रोसीजर बता, तो मैंने प्रोसीजर बताया, और एग्जेम्पशन जो प्राइवेट कंपनी का वो मेरे को पूरा बताना पड़ेगा, पूरा। सर पढ़ो क्या लिखा है, पहला सर्कुलर, दूसरा कॉपी विद रजिस्ट्रार, तीसरा तेरे को डीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा, देखो बाजू में लिख लो सर्कुलर, दूसरा देखो क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर, और तीसरा डीआरआर, चौथा ओमिटेड है उसको काट दो, पांचवा क्या है सर आपका, कोई डिफॉल्ट एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर का सर्टिफिकेट, और पांचवा सिक्योरिटी। ये 5 पॉइंट है। उसके बाद ये पॉइंट आप जो नेक्स्ट वाला पैराग्राफ है ना नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा। फिर लिखोगे एग्जेम्पशन टू सर्टेन प्राइवेट कंपनी। सर ये ए टू सी एंड ई जो है, ए बी सी ई, मतलब बेसिकली शुरू के 4 पॉइंट जो है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे 3 केस में। पहला सर आपका जो पैसा है 100% से ज्यादा है, स्टार्टअप हो शुरू के 5 साल में, और नीचे के 3 कंडीशन। मतलब सर देख रहे हो विनोद, देख रहा है पूरा 73 पे क्वेश्चन पूछ लिया, थियरी 2 लाइन लिख के छोड़ दिया, 2 लाइन 6 नंबर तू देख ले, कोई केस स्टडी नहीं, कुछ नहीं, और ये न्यू सिलेबस में आया हुआ क्वेश्चन है। सर मेरी बात समझ रहे हो, दिस चैप्टर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, और आप लोगों का आज का डीपीक्यू यही रहेगा सर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आज का आपका डीपीक्यू रहेगा। अच्छे से पढ़ो, मन से पढ़ो, और उसको अच्छे से लिख के आना, अपने लैंग्वेज में चलता है सर, पर फेयर नोट से पहले पढ़ लेना, उसके बाद इसको लिखने के लिए बैठना। और राजा साथ में क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, 6, 7, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन 10। 6, 7, 9, 10 पढ़ के आने में आपको 15 मिनट लगेगा, इसको रीड करके आना ताकि कल की क्लास का डिस्कशन 10 डीपीक्यू था, तो 6, 7, 9, वाओ कम करवा लिया तुमने होमवर्क। 6, 7, 9 बस। 5 आपका डीपीक्यू है, 5 आपका डीपीक्यू है। 6, 7, 9 आप क्या करोगे, पढ़ के आओगे। कल अपन ये चैप्टर छोड़, अपना 1 पेज बचा है सर मात्र, मैंने आज वो 1 पेज खत्म इसीलिए नहीं किया ताकि आज तुम रिवीजन करो और कल मैं आपको रिवीजन करवा सकूं। तो कल अच्छे से पढ़ के आना राजा, कल की क्लास में मिलेंगे। उम्मीद आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। आई होप यू एंजॉय टुडे सेशन। कुछ बोल रहे हो? अच्छा बाय बोल रहे हो, ठीक है। आई होप यू एंजॉय टुडे सेशन। आई विल सी यू ऑल टुमारो। अंटिल देन टेक केयर। दिस इज योर सीयर बडी शुभम सिंगल साइनिंग ऑफ। बाय बोलो बच्चों, बाय बाय गाइस, हैव अ ग्रेट डे।